साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हमने प्लांट हार्मोन को स्टार्ट किया था और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये 3 मेजर हार्मोन को हमने कवर कर लिया है। अब इसी के संदर्भ में आपके 2-3 मेजर हार्मोन अब बचे हुए हैं, जिसमें आपका एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है और एक आपका ब्रासिनोस्टेरॉइड्स है। तो आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में हम यहाँ पे एथिलीन को देखने वाले हैं, तो बहुत ही जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी मैंने इसको कवर किया था और एथिलीन को आपको रटवाया था कि ये जो होता है ये आपका एकमात्र गैसियस प्लांट हार्मोन है और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है जो कि आपका C2H4 होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम इसके डिस्कवरी के रिगार्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो कजिन्स डिस्कवर्ड एंड कंफर्म दैट राइप ऑरेंज एमिटेड अ वोलेटाइल सब्सटेंस दैट ब्रॉट अबाउट अर्ली राइपनिंग ऑफ अनराइप बनाना केप्ट नियर बाई। कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपका ऑरेंज मतलब जो आपका ऑरेंज फ्रूट था, पका हुआ ऑरेंज फ्रूट था, वो एक ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस को एमिट कर रहा था जिससे पास में रखा हुआ जो केले का फल था वो क्या हो रहा था कि उसकी जल्दी ग्रोथ हो जा रही थी या राइपनिंग हो जा रहा था। तो इस पर्टिकुलर वोलेटाइल सब्सटेंस को जब उन्होंने देखा और इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है ये आपका एथिलीन है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट के सभी पार्ट्स में रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम मैक्सिमम सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, जब फ्रूट मैच्योर होने वाले होते हैं उस समय इसकी सिंथेसिस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन डराइव हो सकता है, और या तो फिर जो टिश्यू अंडरगो सेनेसेंस यानी कि जिस टिश्यू में एजिंग हो रही होती है वहाँ पे इस पर्टिकुलर हार्मोन का जो सिंथेसिस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है, अगर हम इसके प्रिकर्सर की बात करते हैं तो इसका जो प्रिकर्सर होता है वो आपका मेथ्योनीन होता है। मेथ्योनीन को भी आपको याद रखना है कि ये आपका अमाइनो एसिड है, और कैसा अमाइनो एसिड है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एथिलीन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ regulator in agriculture, and it regulates so many physiological process. The most widely used compound as a source of ethylene जो होता है वो इथीफोन होता है। तो केमिकल एक इसका डेरिवेटिव कह सकते हैं या उसका जो हम यूज करते हैं उसको इथीफोन कहते हैं। तो याद में भी आपको समस्या नहीं आएगी, ई से ई को जोड़ दीजिएगा। द यूजेस ऑफ एथिलीन जो बताया गया है, तो सबसे पहला हमने फ्रूट राइपनिंग में समझ लिया है जिसमें हम इथीफोन, ये याद रखिएगा, यूज किया जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग में। इट इज एन एक्वस सोल्यूशन होता है विच इज रेडली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट रिलीज। एथिलीन स्लोली स्लोली क्या करता है, ये रिलीज करता रहता है। इथीफोन हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज फ्रूट राइपनिंग। इसके अलावा फ्रूट सच एज टोमेटो, एप्पल, बनाना, मैंगो आर पिक्ड अप एंड ट्रांसपोर्टेड टू, जहाँ पे एथिलीन इंड्यूस आर्टिफिशियल राइपनिंग करता है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एब्सिशन के खेल में क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सीलेट और इंक्रीज द एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो यानी कि ये एब्सिशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द फ्रूट्स, और जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि साइटोकाइनिन जो होता है वो आपके फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है, जिब्रेलिन जो होता है वो आपके मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है, और उसी के संदर्भ में आपका एथाइलिन भी जो होता है वो आपके नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा जो इसका एक और आपका जो तगड़ा यूज किया जाता है वो क्या होता है, स्प्राउटिंग ऑफ द स्टोरेज ऑर्गन। द स्प्राउटिंग ऑफ द स्टोरेज ऑर्गन, जैसे आपके प्लांट वगैरह में आपने राइज़ोम, ट्यूबर्स ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये क्या करता है, उनको भी एनहांस करता है भाई अगर आप एथिलीन का छिड़काव करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एथिलीन्स अकरेंस कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो राइपेंड फ्रूट्स में पाया जाएगा या तो टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, ठीक है? यूजेस क्या है फ्रूट राइपनिंग में, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है, इसको हम याद रखेंगे, एब्सिशन में याद रखेंगे, नंबर ऑफ द फ्रूट्स को बढ़ाएगा और स्प्राउटिंग ऑफ द स्टोरेज ऑर्गन। इसके अलावा इसकी और एक खासियत बात होती है कि ये आपका ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को नहीं करता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ को करता है। सेनेसेंस में इसका रोल है, एब्सिशन में रोल है, फ्रूट राइपनिंग में है, डोरमेंसी को खत्म करता है, इलॉन्गेशन ऑफ एक्वेटिक फॉर्म में करता है, रूट एंड रूट हेयर्स, फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन। तो कहने का मतलब अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये कुछ अच्छे काम भी कर रहा है और कुछ बुरे काम भी कर रहा है। तो इसी वजह से जब हम एथिलीन को पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे थोड़ा-सा डिबेट जैसा रहता है कि एथिलीन जो है वो पॉजिटिव भी माना जाता है और नेगेटिव भी माना जाता है। ठीक है? जैसा कि अगर आपने शायद यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया था, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वहाँ पे जहाँ पे पहला ही पार्ट था, ठीक है? एथिलीन के केस में
ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये दोनों ही ग्रुप में आता है, इसको इन्हिबिटर ही कंसीडर करते हैं, बट कुछ जगह पे इसको हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अब हम जो मेन हमारा पार्ट है, अगर इसके हम थोड़े बहुत फिजियोलॉजिकली इफेक्ट को देखना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफर्स ग्रोथ को बढ़ाएगा, इसको याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, लेकिन ट्रांसफर्स ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और इसी जब स्टिमुलेट करता है तो एक आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम एपिकल हुक बोलते हैं। ठीक है? तो ये आपके प्लांट के केस में बनता है जो कि डाइकोट सीडलिंग होता है। एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस ड्यू टू विच स्टेम लुक्स जो होते हैं वो स्वेलोन मतलब फूल जाते हैं स्टेम। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिकल हुक बोलते हैं। बस आप केवल इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेनेसेंस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, एब्सिशन को भी प्रमोट करेगा, फ्रूट की राइपनिंग करेगा। ठीक है? और इसके अलावा राइपनिंग ऑफ द क्लाइमेक्टिक फ्रूट्स होते हैं। क्लाइमेक्टिक आपके पर्टिकुलर फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं विच शो सडन शार्प राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग। दिस सडन शार्प राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक बोलते हैं। इसके अलावा आपके डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, इलोंगेशन ऑफ द स्टेम इन द डीप वाटर राइस प्लांट। तो इन सबको आराम से पढ़ लीजिएगा। रूट रूट हेयर्स फ्लावरिंग करेगा और सेक्स एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाएगा, इसको याद रखिएगा। इपिनास्टी एक फिलोमिना होता है, इसको भी करता है। एक्सपोजर टू एथाइलिन कॉज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, इपिनास्टी बोलते हैं। और इसके अलावा एपोजियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि एथाइलिन डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रूट टू ग्रेविटी। ठीक है? तो ये इतने पॉइंट्स है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें हाई फाई चीज नहीं है। इसके अलावा जो आपका सिग्नलिंग, ये आपका पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है कि यहाँ पे इसकी सिग्नलिंग कैसे होती है। तो अगर आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फिगर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एथाइलिन नहीं होता है तो चूंकि यहाँ पे दो तरीके से माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर फिगर बना हुआ है। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि आपके 4 तरीके के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। द पाथवे इंक्लूड 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो सिग्नलिंग होती है वो आपका अगर किसी ऑर्गेनेल में पूछा जाएगा तो वो आपका ईआर में होता है। बेसिकली 2 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वाली स्टोरी होती है। फर्स्ट इज एन एथाइलिन का रिसेप्टर होता है जो कि आपको ए देखने को मिल रहा है, ये आपका रिसेप्टर है। इसके अलावा सेकंड जो होते हैं वो आपका चैनल प्रोटीन है। ठीक है? इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ द एथाइलिन प्रोटीन काइनेज आपका एक बी होता है जो सी को इनएक्टिव किया रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी यहाँ से ये स्टार्ट होती है कि यहाँ पे जब आपका एथाइलिन नहीं है तो यह क्या है, एथाइलिन का रिसेप्टर है, ये आपका काइनेज है। ठीक है? जब एथाइलिन नहीं है, ठीक है, इस केस में क्या है, जब एथाइलिन नहीं है तो ये काइनेज एक्टिव रहेगा। एक्टिवेटेड काइनेज बी कीप द मेम्ब्रेन प्रोटीन सी को इनएक्टिव किया रहता है। हालांकि अभी हम इसको डिटेल में आपको समझा देंगे कि ये पर्टिकुलर कौन कौन सी प्रोटीन है। और जब ये सी जो रहता है ये आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो विदाउट एक्टिव सी द ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर डी जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है। और डी जब इनएक्टिव रहेगा तो कोई प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है? लेकिन जैसे ही आपका एथाइलिन सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये जैसे ही ये रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जो यहाँ पे बी वाला काइनेज था वो इनएक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ये इनएक्टिव होता है सी जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। बस यही स्टोरी होती है। और जब सी एक्टिव होता है तो वो डी को एक्टिव करता है और डी जो होता है वो अपना इफेक्ट देता है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका सिंपल आपका पाथवे है। बस यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ई से एथाइलिन और ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी जो कहानी हो रही है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। बाकी एक फिगर मैंने यहाँ पे और लगा दिया है, ये आपका ब्रूस अल्बर्ट का फिगर है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मोर और लेस कहानी वही है। अब यहाँ पे आप देखिएगा जब एथाइलिन नहीं होता है तो ये जो आपका रिसेप्टर है ये आपका ईआर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे कॉपर के आयंस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिसेप्टर होता है वहाँ पे कौन-सा एक मेटल पाया जाता है या एलिमेंट पाया जाता है तो वो आपका कॉपर होता है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि जब आपका एब्सेंस ऑफ द एथाइलिन है तो एक्टिव एथाइलिन रिसेप्टर ये आपका है। ठीक है? यहाँ पर क्या है कि ये आपका रिसेप्टर जो है वो आपका एक्टिव कंडीशन में है। एक्टिव है तो यहाँ पे काइनेज आपका जो है वो आपका एक्टिव है। काइनेज जब एक्टिव है तो ये आपका एक प्रोटीन होता है EIN3। इसको क्या करता है, इसको क्या कर देता है, पॉलीयूबिक्विटाइलेशन हो जाता है जिससे इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। जो कि आप इसी फिगर में जो हमने पिछला फिगर समझा था उसमें यही तो हो रहा था कि एक आपका काइनेज एक्टिव था और जो आपका सी को इनएक्टिव कर रहा था। तो यहाँ पर जो आपका सी था ये आपका EI जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं EIN3 था। ठीक है? मतलब यही डिफरेंट डिफरेंट बुक में दिखाने का तरीका है। ठीक है?
अब चूँकि जैसे ही एथाइलिन आता है, ये आपका इनएक्टिव एथाइलिन रिसेप्टर है, यहाँ पे एथाइलिन बाइंड करेगा, ये आपका रिसेप्टर इनएक्टिव कंडीशन में आ जाता है, CTR1 जो होगा वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, वही स्टोरी है, ठीक है? और जैसे ही ये इनएक्टिव रहेगा, ये आपका EIN3 जो आपका प्रोटीन होता है, ये एक्टिव रहेगा और ट्रांसक्रिप्शनली जीन को एक्टिव करेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लगा दिया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ एथाइलिन द रिसेप्टर एंड CTR1 जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, कॉज करते हैं यूबिक्विटिनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द EIN3 प्रोटीन का क्या कर देते हैं, डिस्ट्रप्शन कर देते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन जब आपका एथाइलिन रहता है तो ये सिग्नलिंग आपकी इनएक्टिव रहती है और EIN3 जो रहता है वो अपने ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव कंडीशन में रहता है और एथाइलिन टारगेटिंग जीन को एक्टिव करता है। ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये आपका बेसिक एथाइलीन था, तो अगर क्वेश्चंस यहाँ पे बनने होंगे, तो यहीं सब के आसपास से क्वेश्चन बनेंगे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका गैसियस प्लांट हार्मोन है, केमिकल नेचर आपको याद रखना है, मेथियोनीन इसका प्रिकर्सर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, ठीक है? नंबर ऑफ द फ्लावर्स को बढ़ाता है लेकिन फीमेल के फ्लावर को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ट्रांसवर्स ग्रोथ को करता है, सेनेसेंस और ये सारी चीज़ों को हमने आपको बता दिया है। और हाँ, बायोएसे जो इसका होता है ये आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट होता है, ठीक है? तो नाम याद रखिएगा। इसके अलावा और तो इपिनास्टी ये करता है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, और जो यहाँ पे केमिकल यूज़ किया जाता है वो आपका इथीफोन होता है, ठीक है? ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जब आप सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो एथाइलिन का जो सिग्नलिंग के कहानी में जो होता है वो आपका कॉपर के आयंस मेटल पाए जाते हैं। नॉर्मली आपका ये पाथवे एक्टिवेट रहता है तो EIN3 का पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन कर दिया जाता है, लेकिन जब एथाइलिन रहेगा तो ये EIN3 जो रहेगा वो आपके सिग्नलिंग प्रोटीन पे जाके बाइंड करेगा। और दूसरे माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे 4 प्रोटीन्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। ए आपका काइनेज होता है, बी आपका ए जो होता है वो रिसेप्टर होता है, बी जो होते हैं वो आपके प्रोटीन काइनेज होता है और सी जो होता है ये आपका चैनल होता है, ठीक है? तो इस तरीके की यहाँ पे सारी स्टोरी है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने एथाइलीन को भी यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।